गुड इवनिंग सभी को, प्यार भरा शुभ संध्या। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए होंगे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह आती ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी। 100 नंबर के ALP-CBT 2 के प्रश्नों के जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 नंबर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। तो हम बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का हर रोज़ एक एक्सरसाइज का डिस्कशन कराऊंगा जो SK झा सर के समान विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग के पुस्तक से है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ में। कहता है 2.1 वोल्ट का एक सेल 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो हो जाएगा आपका 0.5 ओम हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी इकाई है? दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोस्तों आपका यह दाब की इकाई है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो L/L हो जाएगा दोस्तों। तो आपका दाब हो जाएगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दोस्तों इकाई दे रखा है, ना कि वो दे रखा है कि मतलब सदिश और अदिश होता है। तो आपका देखने पड़ेगा कि सदिश और अदिश क्या है, इसमें अदिश कौन है सदिश कौन है। तो केवल अदिश में परिमाण होता है और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है दोस्तों। तो संवेग है दोस्तों जो आपका सदिश राशि होता है। बल जो होता है दोस्तों आपका सदिश राशि और विस्थापन भी है। एक निश्चित दिशा में दूरी न्यूनतम दूरी होती है उसे हमें विस्थापन कहते हैं। तो ये सभी तीनों सदिश राशि है, जबकि कार्य है दोस्तों आपका अदिश राशि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न इस ऑप्शन का प्रश्न संख्या का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है एक 8 मीटर लंबी छड़ एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पर आलम पर टिकी हुई है, तो इस सिरे पर 10 किलोग्राम का बल दूसरे सिरे पर कितना भार उठाएगा? दोस्तों ये आपका दोस्तों है आपका लीवर से प्रश्न है। मतलब इसका कह रहा है कि अगर एक तरफ छड़ है और उसके एक सिरे पर 3 मीटर दूरी पर एक आलम टिकी हुई है मतलब फलक्रम, और इसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम भार का बल का एक दूसरे सिरे पर कितना भार उठा सकता है? मतलब एक तरफ 10 किलोग्राम है तो दूसरे तरफ ये कितना उठा सकता है? तो दोस्तों आपका रूट अंदर कर देते हैं 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, तो आपका 6 किलोग्राम भार हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 कहता है दिए गए चार ग्राफ में मंदन का मान क्या होता है? मंदन जो होता है दोस्तों आपका ऋणात्मक त्वरण होता है, लेकिन त्वरण को दर्शाने के लिए दोस्तों उसमें हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका देखा जाए तो 20/5 हो जाएगा। आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब त्वरण ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा प्रश्न संख्या 6 कहता है कि 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिशील है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर मतलब 5×5 हो जाएगा। तो 25 इंटू 5 मतलब 125 जूल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बल की विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दोस्तों बल की विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। मतलब बल और विस्थापन, S जो होता है विस्थापन होता है और बल होता है F, तो F इंटू S बराबर होता है दोस्तों आपका कार्य। तो कार्य इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है। वह चट्टान जमीन से कितनी ऊंची पर है? दोस्तों ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा न्यूटन का लॉ लागू हो रहा है इसमें। तो आपका पहला नियम जो होता है, दूसरा नियम जो होता है दोस्तों आपका S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। गिर रहा है तो GT स्क्वायर अगर चढ़ रहा होता तो माइनस में GT स्क्वायर हो जाता। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बैठाएंगे जब दोस्तों, तो समय दे दिया है 0.8 सेकेंड हो जाता है, G दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, और U का मान आपका 0 है। तो S बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 0.8 हो जाएगा। तो आपका 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर सी 3.2 मीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा?
कहता है जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित, तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को समायोजित किया जाता है दोस्तों, तो उनके बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो आपका विभवांतर प्रतिरोधों के समानुपाती हो जाता है दोस्तों। प्रतिरोध जितना अधिक होगा मतलब विभवांतर भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 आपका शुरुआत करते हैं। चिमटा जो है दोस्तों आपका बोलते हैं बीच मतलब देखेंगे अगर बीच में फलक्रम हो जाएगा तो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, बीच में अगर लोड हो जाती है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, और बीच में अगर फोर्ट हो जाती है तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों। तो चिमटा बीच में हम जब प्रेस करते हैं तभी जाकर के रोटी को उठा पाते हैं, किसी चीज़ को उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से चिमटा जो होता है दोस्तों आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। द्वितीय श्रेणी जिसमें लोड बीच में पड़ता है दोस्तों, तो उसमें हम बोलते हैं एक पहिए वाला ठेला जो होता है दोस्तों आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, क्लास ए के लिए बने प्रयत्न और भार किस दिशा में होते हैं। मतलब प्रयत्न और भार बोलता है एफोर्ट और लोड, मतलब FLE, एक तरफ लोड हो जाएगा, एक तरफ इफोर्ट हो जाएगा, और बीच में आपका फलक्रम हो जाएगा दोस्तों। तो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, मतलब लोड और जो इफोर्ट होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है दोस्तों। ऊर्जा दोस्तों आपका न तो नष्ट होती है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न की जाती है, बल्कि दोस्तों ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों आपका जैसे पिंड गिर रही है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दोस्तों आपका अचर रहती है, वही बोल रहा है प्रश्न ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, अचर रहती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। प्रश्न संख्या 14 का, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों। बांध में जो संग्रहित जल होती है दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसलिए बांध की जो चौड़ाई होती है दोस्तों सतह की, वो काफ़ी चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो पानी का प्रेशर है वह बढ़ते जाता है। तो इसलिए जो आपका बांध क्षेत्र है उसकी सतह की चौड़ाई काफ़ी चौड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 15, प्रश्न संख्या 15, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो होता है दोस्तों W बराबर FS cos थीटा होता है। तो आपका F जो हो गया बल हो गया, S हो गया जो आपका विस्थापन या दूरी हो गया, और थीटा जो हो गया बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसमें भी का कहीं या यू का कहीं जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋणात्मक कार्य के लिए के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर बल एवं विस्थापन का कोण अगर 180 डिग्री हो जाता है तो 180 डिग्री का मान होता है -1 होता है। तो इस तरह से ऋणात्मक कार्य जो है, और ऋणात्मक कार्य जो होता है दोस्तों घर्षण के द्वारा किया गया कार्य होता है, मतलब क्षयकारी जो कार्य होता है वो आपका ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या हो जाता है दोस्तों। अगर हम हथौड़े को सिर्फ उठा करके रखे हैं तो उसके पास हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा, लेकिन हथौड़े को जैसे जैसे ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करें सिर्फ उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा का रूप नहीं होता है दोस्तों। साइकिल की सवारी करते समय जब हम जो ऊर्जा निकलती है वह कौन सी ऊर्जा नहीं होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका
18 का बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि हम गति देते हैं उसमें। ऊष्मीय ऊर्जा क्योंकि हीट होने लगती है, जैसे जैसे हम पैडल चलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ घर्षण होगी और घर्षण होने के बाद वो हीटिंग हो जाएगी, तो हीट के कारण उसमें ऊष्मा ऊर्जा पैदा हो जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा, साइकिल चलाना जो है दोस्तों आपका एक यंत्र है साइकिल, तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा उसमें हो जाती है। लेकिन आपका रासायनिक ऊर्जा नहीं, तो रासायनिक ऊर्जा जो हमारा कुछ क्षय होती है उसमें हमारे शरीर से, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित होती है दोस्तों? ऊष्मागति का जो प्रथम नियम होता है दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 आप लोगों के लिए है, एक अच्छे तापरोधक में किस प्रकार की चालकता होती है दोस्तों? प्रश्न संख्या 20 कहता है एक अच्छे तापरोधक में किस प्रकार की चालकता होती है, तो उसमें निम्न प्रकार की चालकता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, सेल्सियस से केल्विन के में तापमान को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? अगर सी से के की ओर जाना है दोस्तों उसमें तो 273 डिग्री को जोड़ देते हैं, अगर के से सी में आना है तो 273 डिग्री को घटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने में, मतलब आगे की ओर अग्रसर होना है, फॉरवर्डिंग है। तो सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो उसमें दिए गए तापमान में 273 डिग्री जोड़ देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति क्या होती है? ध्वनि का गति जो होता है दोस्तों कम से कम आपका 331 या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दे रखा है सिर्फ 331 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति जो हो जाएगा दोस्तों आपका 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? परम शून्य जो तापक्रम होता है जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, परम शून्य तापक्रम। तो इस तरह से परम शून्य तापक्रम अर्धचालक की चालकता जो होती है दोस्तों एक अनंत हो जाती है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है जो तो आपका शून्य हो जाती है, मतलब वो खत्म, चालकता के गुण प्रदर्शित करना बंद कर देती है, मतलब वो कुचालक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर परम शून्य ताप जो होता है दोस्तों आपका वह ताप है जिस पे सभी प्रकार की गति रुक जाती है, जो अणुओं की गति है वह रुक जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों कहता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लंबाई रो एल बाई ए हो जाता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों 25 का जो हो जाता है दोस्तों आपका सी, जिसमें दाब की जिक्र कहीं नहीं की गई, मतलब पी बराबर मतलब रोजी एक चालकता का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारण पर निर्भर नहीं करता? तार का जो होता है प्रतिरोध आर बराबर एल बाई ए हो जाता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और दाब के लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, आपका कहता है यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा खपत करता है तो बल्ब कितने समय चमकेगा? इसमें समय निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो इसमें आपका जैसे हम जलाते हैं घर में तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने वाट का बल्ब है, कितने समय चल रहा है और कितने दिन तक जला है, और उसको समय से भाग कर देते हैं हम। तो यहाँ समय निकालना है हमको। कुल ऊर्जा दे रखा है 1000 बटा 50 कर देते हैं हम, तो आपको आंसर निकालना है। तो 1000 बटा 50 कर देने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी ए 20 सेकंड तक वह जला मतलब बल्ब को चमकना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 27, दो प्रतिरोधक एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम एक 6 वोल्ट की बैटरी से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में विद्युत का प्रवाह क्या होगा? कहता है विद्युत मतलब धारा आई जो होता है V बराबर आई आर होती है ओम के नियम से। तो आर हो जाएगा टोटल 30 ओम और भी हो जाएगा 6 ओम।
तो 6/30 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी दोस्तों उसमें। प्रश्न संख्या 28, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग दोस्तों हम किस लिए करते हैं? अमीटर का प्रयोग दोस्तों हम धारा मापने के लिए करते हैं, और गैल्वेनोमीटर इसका हम इसलिए उपयोग करते हैं कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर घट करके एमीटर में क्या प्रभाव पड़ जाता है, या एमीटर कितना कम हो जाता है? एमीटर जो होता है दोस्तों वो भी जब लंबाई बढ़ेगा तो वो आपका एमीटर से क्या होता है, हम उससे धारा को मापते हैं, तो घट करके आधा हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? ताप जो होता है दोस्तों आपका जूल का नियम होता है। ताप मतलब ताप का जो है आपका प्रयोग जूल के नियम। ताप जो होता है ऊष्मा पैदा करता है, ऊष्मा का जो इकाई होता है वो जूल, तो ऊष्मा गति का प्रथम जो होता है जूल का नियम हो जाता है। तो इस तरह से तापन प्रभाव जो जूल के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है। कंप्यूटर में दोस्तों हमेशा एक आपका सीपीयू होना जरूरी है। सीपीयू जो बोलते हैं हम आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। माउस नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, ग्राफिक्स नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन सीपीयू का होना, सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 है जो दोस्तों आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा दोस्तों आपका एल्गोल है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, लेकिन आपका मोडेम नहीं है। मोडेम जो है दोस्तों आपका एक नेट कनेक्टर, एक बाह्य युक्ति है जिसमें हम सिम कार्ड लगा करके नेट को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव्यों के कारण लगने वाले आग में किया जाता है? दोस्तों जो द्रव्य से जो आग लग जाती है उसमें हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन श्रेणी बी, पहले लकड़ी से, फिर उसके बाद आपका हो जाता है दोस्तों केरोसिन पेट्रोल के द्वारा लगा हुआ, फिर आपका हो जाता है दोस्तों गैस के, फिर उसके बाद गैस के द्वारा, फिर उसके बाद विद्युत के द्वारा लगा हुआ आग हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए लकड़ी से द्वारा लगा हुआ आग को बुझाने में काम करता है। ऑप्शन बी जो होता है दोस्तों आपका पेट्रोल और केरोसिन से लगे हुए आग को बुझाने में काम करता है। सी जो होता है दोस्तों आपका जैसे जैसे आविष्कार हुआ है वैसे वैसे हम उपयोग करते हैं। तो आपका गैस से लगी हुई आग को बुझाने के लिए सी और डी दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से बुझाने वाले जो आग होती है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जिसमें फोम या पाउडर, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपका जो द्रव्य के द्वारा लगे हुए आग होते हैं उसको बुझाने के लिए हम श्रेणी बी प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। दोस्तों कौन सी जो धातु है वायु के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेते हैं? तो दोस्तों सोडियम जो है आपका वायु के संपर्क में आने पे आग पकड़ लेती है। एल्युमिनियम है, ढालवा लोहा है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब आग नहीं पकड़ पाती है, लेकिन सोडियम, इसलिए हम उसको सोडियम को हम आपको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 35, सुरक्षा के उद्देश्य से विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी जो होता है दोस्तों जिससे हम पूरे घर के लोड को कंट्रोल करते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन कर देते हैं तो कनेक्शन अप लाइट कट जाती है, और फिर एमसीबी को ऑन कर देते हैं तो पूरे घर में इलेक्ट्रिक का सप्लाई हो जाता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 36 है ऑप्शन कहता है 210 mm इंटू 297 mm किस प्रकार के आकार के कागज की माप है? दोस्तों जो आपका दोस्तों A0 साइज का दोस्तों आपका जो हो जाता है आपका 841 गुना 1089 हो जाता है, और फिर उसको 1089 गुना 420 ऐसे करके घटते आ जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
A4 साइज का जो पेपर होता है उसका जो डायमेंशन होता है 210 mm इंटू 297 mm की माफ हो जाती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न कॉपी नहीं हो पाया है। चलिए प्रश्न संख्या 38 करते हैं। ऐसे वर्बली हम बोल देते हैं प्रश्न संख्या 37 को। कह रहा है कि बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने पर बनाई जाती है दोस्तों। बड़ी मशीन जो होती है उसके ड्राइंग जो बनाई जाती है उसको विस्तारक पैमाने पे बनाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 37 का। प्रश्न नहीं दिख रहा है लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि बड़ी जो ड्राइंग होती है उसकी मशीन की ड्राइंग जो होती है आपको विस्तारक पैमाना पे बनाई जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री कोण की माप अंकित की जाती है दोस्तों। वृत्त जो मास्टर होता है मतलब फुल सर्किल को बोल रहा है। वृत्त मास्टर पर आपको 0 से 360 डिग्री का कोण अंकित किया जा सकता है। मतलब फुल प्रोटेक्टर, हाफ प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री और फुल प्रोटेक्टर में 0 से 360 डिग्री तक का कोण अंकित किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, वह स्थिति जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान न हो। टेस्लेशन बोलते हैं दोस्तों उसको। हम कहीं भी ओवरलैप ना रहे इसलिए हम उसको टेस्लेशन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस कोण का योग 180 डिग्री है दोस्तों। 180 डिग्री कहता है मतलब लेफ्ट और राइट भी कोणों का अल्फा प्लस बीटा भी 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी भी आपका ऑप्शन सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी कोणों का योग 180 डिग्री है दोस्तों। क्षैतिज रेखा का एक उदाहरण है। क्षैतिज रेखा किस प्रकार की रेखा होती है दोस्तों। क्षैतिज रेखा जिससे हम आपका सिर्फ टी स्क्वायर से लाइन खींचते हैं उसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और पैरेलल होती है वह सीधी रेखा होती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। 41 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और सेक्शन रेखा है जो दोस्तों आपको 45 डिग्री कोण पर बनाई जाती है, या तो फिर आपको हैचिंग रेखा भी हैचिंग लाइन भी बोल देते हैं। और वक्र रेखा, वक्र रेखा जो होता है दोस्तों हर समय पर वह दिशा परिवर्तित करते रहती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। और केंद्र रेखा होता है दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस करती है। और केंद्र रेखा में जो डॉट होती है दोस्तों 6 mm का अगर एक डैश है तो दूसरा 1 mm का होगा। दूसरा अगर 4 mm का है तो तीसरा 1 mm का हो जाएगा। मतलब समान लंबाई के डैश बनाए जाते हैं दोस्तों अल्टरनेट करके। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्षैतिज रेखा किसका उदाहरण है, एक सीधी रेखा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 आप लोगों के लिए, एक सीधी रेखा की सीमांत बिंदु का प्रक्षेप XY पर अवस्थित है। यह अंतिम बिंदु क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों तल में स्थित होते हैं दोस्तों। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर स्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43, सामान्यतः हेप्टागोन की कितनी भुजाएं होती है दोस्तों। हेक्सागोन में 6 होती है और हेप्टागोन में 7 होती है। ऑक्टा में 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से हेप्टागोन जो बोल रहा है दोस्तों 7 भुजाएं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से सबसे अधिक रफनेस ग्रेड का सिंबल को चुनें। सबसे अधिक जो रफनेस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्योंकि एक तरफ उथल मतलब एक सही रास्ता नहीं तय कर रहा है, ये आपका कर्व के जैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, यथार्थता क्या प्रदर्शित करता है। यथार्थता जो होता है दोस्तों, यथार्थता बोलते हैं उसको हम वास्तविक मान की मापित मान से निकटता को यथार्थता बोलते हैं। यथार्थ मतलब को कहता है कि यह किससे कितना अच्छा है। यथार्थ मतलब तो वास्तविक मान की जो मापित मान से कितना निकटता है वो आपका यथार्थता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कहता है प्रश्न संख्या 46, यदि किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता बढ़ती है तो उसका सहिष्णुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यथार्थता बढ़ेगी तो एक तरफ घटेगी और एक अगर सहिष्णुता बढ़ेगी तो यथार्थता घटेगी दोस्तों। तो इस तरह से यथार्थता बढ़ रही है तो सहिष्णुता घटेगी और सहिष्णुता बढ़ेगी तो यथार्थता घट जाएगी। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 47, किसी भी मशीन का वेग अनुपात क्या होता है। किसी भी जो मशीन होता है दोस्तों उसका मशीन का वेग अनुपात जो होता है दोस्तों प्रयास तथा भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात को हम बोलते हैं मशीन का वेग अनुपात। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, चरखी या घिरनी प्रायः किस धातु का बना होता है।
चरखी या घिरनी प्रायः किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो आपका ढलवा लोहा का बना होता है। जैसे आप बड़े बड़े वाहन में देखेंगे, या तो हम गांव में जो पंखे हवा देने के लिए होते हैं, जैसे ओसाई करते हैं हम गेहूं की या और भी दालों की, तो उसमें जो घिरनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो आपका ढलवे लोहे की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? खाद्य जो श्रृंखला होता है, जैसे हम देखते हैं कि पहले प्राथमिक होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है, तो उस तरह से जो श्रृंखला होता है उसमें हम खाद्य जाल बोलते हैं दोस्तों। एक तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हम उसको खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर डिस्कशन सही लगा होगा तो कृपया करके एक लाइक देंगे और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन एक जीवमंडल में सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है? सफाई कर्मचारी जो होता है दोस्तों आपका, अपघटक वर्ग को हम सफाई कर्मचारी के नाम से जानते हैं। तो आपका जीवाणु और प्रोटोजोआ जो है आपका दोस्तों सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हुई। कल भी समय मिलता है तो आपके लिए एक और सीरीज लेकर के आऊँगा।